हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पूजा मित्तल। आज की जो अपनी ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं बेसिकली जो बातें यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी वो बातें हैं जो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। काफ़ी स्टूडेंट बैचलर्स के टाइम ही सोचने लग जाते हैं कि उनको मास्टर्स के बाद क्या करना है। बेसिकली उनको रिसर्च में जाना है, पीएचडी करना है, और अगर पीएचडी नहीं करना तो फिर अगर उनको जॉब करनी है तो जॉब में भी कौन से ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कंपलसरी हैं बायोसाइंस के स्टूडेंट्स में। सो बेसिकली बायोसाइंस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक बॉटनी, जूलॉजी, ये सब जो भी सब्जेक्ट हैं, जेनेटिक्स और बायोटेक, बायोकेम, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं किसमें, ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं लाइफ साइंस बोलो या बायो साइंस। तो कहीं भी आपको कोई एक पर्टिकुलर ऐसा एग्ज़ाम लगे जिसमें ऐसे बोला हो कि दिस इज़ ओनली फॉर द बायो साइंस स्टूडेंट एंड दिस एग्ज़ाम इज़ फॉर द लाइफ साइंस स्टूडेंट, देन वहाँ पे आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि आई एम ए बॉटनी स्टूडेंट और मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, और इस एग्ज़ाम में बॉटनी आएगी या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स भी आएंगे या नहीं आएंगे। सो बेसिकली इस चीज़ का काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स पे ऐड हैं, तो दूसरे अपने सीनियर्स का सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको पहले से ही इस चीज़ के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि आगे कौन से एग्ज़ाम होते हैं और हमें किन के लिए प्रिपेयर रहना है पहले से। तो अच्छी बात है ये, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। अगर आप पहले से अलर्ट है तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड पहले से ही कन्फ्यूज़न रह जाती है कि भी कौन सा एग्ज़ाम है, हमें किसकी पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो आज की अपनी ये वीडियो है, इसमें मैं उन चीज़ों को कवर करूँगी कि कौन से एग्ज़ाम ऐसे हैं जो आपको एमएससी के बाद काम आएंगे, बट उनको आप ड्यूरिंग एमएससी या फिर एमएससी से पहले भी दे सकते हो या नहीं, और कौन से आपको कुछ फेलोशिप भी दे रहे हैं, कितनी फेलोशिप मिल रही है, कौन से में आप रिसर्च फील्ड में जाने में हेल्पफुल रहोगे। सो उन सब चीज़ों को मैं शुरू करने वाली हूँ। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर देना, उससे पहले पूरी वीडियो को देख लेना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सही चैनल पे आए हैं। आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी मैं फुलफ़िल करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए, और टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है स्टडी विद पूजा मित्तल। जैसे दूसरे स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते हैं, वैसे अगर आप नए हैं तो आप भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा मेरे बारे में। अब आते हैं वीडियो के ऊपर कि हमें किन किन बातों का बेसिकली पता होना चाहिए। कि जैसे कि मान लो आप हो एक बीएससी के स्टूडेंट, तो ड्यूरिंग बीएससी अगर आप आगे के लिए अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हो, मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड, मतलब एग्ज़ाम्स तो काफ़ी सारे हैं, अनलिमिटेड हैं, मतलब कहीं से आप अलग अलग टाइप्स के लेके आ सकते हो, बट इन जनरल कुछ कुछ लिस्ट में यहाँ पे ऐड करूँगी लाइक CSIR नेट। ये आप ड्यूरिंग बीएससी नहीं दे सकते, अगर आप एमएससी फर्स्ट सेम में भी हो ना तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। एक होता है यूजीसी नेट। अब स्टूडेंट्स काफ़ी बार ऐसे सोचते हैं कि मैम यूजीसी नेट निकला हुआ है तो हम बायोसाइंस के स्टूडेंट, बायोसाइंस में कौन कौन, बॉटनी, जूलॉजी, जो जनरल बायोसाइंस से हैं, बायोटेक, बायोकेम, और उसके अलावा माइक्रोबायो, जेनेटिक्स, सेल बायो, ये सारे स्टूडेंट्स लाइफ साइंस के अंदर ही आ जाते हैं। तो उन सब स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम देना पड़ता है वो देना पड़ता है CSIR नेट। CSIR नेट की क्या क्या टाइप्स होती हैं साइंस वालों के लिए? CSIR नेट लाइफ साइंस, CSIR नेट केमिकल साइंस, CSIR नेट फिजिकल साइंस। ये इनमें क्या होते हैं कि हम जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, अपना जो एग्ज़ाम है वो है CSIR नेट लाइफ साइंस। जो UGC नेट है, जो ये BA BCom वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये बेसिकली उनके लिए होता है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इसमें अपने लाइफ साइंस वाले सब्जेक्ट्स नहीं होते, इसमें जो दूसरे जो इनमें यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में जो जिस टाइप का सिलेबस रहता है, आई थिंक ये उस टाइप का एग्ज़ाम होता है, बट बायो साइंस के स्टूडेंट के लिए जो होता है वो होता है CSIR नेट, ठीक है। तो पहला पॉइंट था ये कि हमें जो देना है वो देना है CSIR नेट। अब ये हम दे सकते हैं ड्यूरिंग आवर एमएससी और एमएससी के बाद। इस एग्ज़ाम में क्या होता है, ये एग्ज़ाम होता है 200 मार्क्स का, ठीक है। उस 200 मार्क्स के में क्या होता है, 30 मार्क्स का तो आता है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, और जनरल एप्टीट्यूड के अलावा 170 मार्क्स में क्या रहता है, अपना लाइफ साइंस। ये लाइफ साइंस का पोर्शन आता तो अपना
थ्री 370 मार्क्स में से है, उसमें से हमें 170 का अटैम्प्ट करना, मतलब ओवरऑल पेपर 400 नंबर का आता है, जिसमें इंटरनल चॉइसेस होती हैं। उन चॉइसेस में से मतलब हमें सिर्फ 200 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करो नहीं करो वो बात अलग है, मतलब कंसीडर 200 का किया जाता है। और इसकी अभी तक जो लगभग कट ऑफ जाती है, अगर आपको इसके 2 लेवल होते हैं CSIR नेट के, मतलब इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसके 2 लेवल हैं क्या। ये पहली बात तो ये पेपर 2 अलग अलग पेपर की फॉर्म में नहीं होता। CSIR नेट जो है ये एक ही पेपर होता है। उस एक पेपर में जनरल एप्टीट्यूड भी आता है और लाइफ साइंस का पोर्शन भी आता है। उसके अलावा इसके अंदर 2 लेवल होते हैं, एक होता है LS, एक होता है JRF। LS का मतलब होता है लेक्चररशिप, JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। LS का मतलब क्या है कि मान लो आपने 200 का पेपर जो है वो दिया, उसमें आपके अगर मार्क्स आ गए 110, अगर आप स्टूडेंट हैं जनरल कैटेगरी के और जनरल की कट ऑफ गई है 112, तो इस एग्ज़ाम में क्या होता है, जिस टाइम हम फील करते हैं तो उस टाइम हमसे ये बात पूछी जाती है कि आप ये एग्ज़ाम किसके लिए दे रहे हो, ओनली फॉर LS, ओनली फॉर JRF, बोथ LS एंड JRF। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये होता है कि आपके जो मार्क्स आएंगे, आपको अपने जो मार्क्स हैं उनको LS के लिए आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो या JRF के लिए दे रहे हो, या फिर आपके मार्क्स LS की कट ऑफ में आ रहे हैं तो ठीक है आपको LS मिल जाए, और आपको JRF की कट ऑफ में आ रहे हैं तो आपको JRF मिल जाए। अब इसका क्या मतलब है, मान लो आपके थे 110 नंबर, 112 थी JRF की कट ऑफ, तो आपने सिर्फ JRF किया तो आपको रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड लिखा आएगा, क्योंकि आपने ओनली JRF किया था। उससे पहले अगर ये बताऊँ ये क्या है, LS का मतलब लेक्चररशिप। जैसे कि आजकल अगर आपको किसी कॉलेज में टीचिंग करनी है तो बेसिकली पूछा जाता है कि आप नेट क्वालिफाइड हैं या नहीं। नेट क्वालिफाई की लिमिट जो होती है वो LS तक रह जाती है, JRF तो उसमें आता ही आता है। बट अगर आपका LS भी क्लियर है तो आप ये कंसिडर किए जाओगे कि आपका जो नेट है वो क्लियर है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, पूरे नेशनल लेवल पे होता है, इसमें कोई चीटिंग नहीं है। इस एग्ज़ाम के अंदर 13 यूनिट्स होती हैं। इसके सिलेबस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हाउ MSc स्टूडेंट्स मैनेज CSIR नेट प्रिपरेशन, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं ये चीज़ें क्लियर करूँगी अलग अलग कि क्या सिलेबस होता है, हमें किससे क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। अभी मैं वो चीज़ें क्लियर कर रही हूँ कि ये एग्ज़ाम क्या है, इसका क्या मतलब है देने का। तो LS का मतलब बस इतना ही है कि आपको मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, सॉरी गवर्नमेंट जॉब कह रही हूँ, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना कुछ कुछ, और बिल्कुल और कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मान लो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एग्जांपल मैं लूँ अमेठी दिल्ली, अमेठी का तो सबने नाम सुना होगा। और मैं एफिलेटेड कॉलेज, मान लो कि मैं एग्जांपल दूँ किसका, मान लो DU से कोई कॉलेज है जो एफिलेटेड है, तो कोई प्राइवेट कॉलेज किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है तो उसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। तो जो नेट क्वालिफाई की जो डिमांड होती है वो सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं कि आपका नेट क्वालिफाई है तो हम आपको यहाँ पे जॉब दे सकते हैं। ऐसे कुछ और जगह हैं जहाँ पे नेट क्वालिफाई मांगा जाता है, तो आपका अगर LS भी क्लियर है ना तो आपको जॉब मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपका JRF क्लियर है, JRF का मतलब ये हो जाता है, मान लो आपके 112 नंबर आ गए, कट ऑफ थी 110, तो JRF का मतलब ये होता है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पे इसकी मेरे को कंडीशन ध्यान नहीं है कि क्या कंडीशन होती है, कि अगर वो पर्टिकुलर, जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना कि CBSE एक बोर्ड होना चाहिए, आई थिंक ऐसे कुछ NAC की मान्यता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पास, या फिर पता नहीं एग्जैक्टली मेरे ध्यान नहीं आ रहा, मैं कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में वो चीज़ ऐड कर दूँगी कि अगर वो यूनिवर्सिटी उससे वो है, उसने उसको अपनी मान्यता दे रखी है, मतलब वो उससे एफिलेटेड है, तो मान लो कि आपने किसी, मान लो DU है, इनमें क्या होता है JRF क्वालिफाई का, जैसे DU है, JNU है, इनमें क्या होगा, इनमें लिमिटेड सीट्स हैं 2 या 3, इसमें भी डिमांड होगी कि आपका JRF क्लियर हो, या फिर ये अपने खुद के एंट्रेंस भी कंडक्ट करवाते हैं, तो या तो फिर आप इनका एंट्रेंस अच्छे से दो, या फिर आपने JRF में अच्छी रैंक ले रखी है। अब अच्छी रैंक ले रखी है, इन्होंने इंटरव्यू रखा,
उस इंटरव्यू में भी आपका सिलेक्शन इन केस नहीं हुआ, फिर आप कोई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखोगे या कोई लोकल लेवल पे सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देखोगे, या आपका उसमें एडमिशन हो जाए, उसमें आपका एडमिशन हो गया, आपने जेआरएफ कर रखा है, तो इस जेआरएफ का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आपको, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लोगे, पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया और जेआरएफ क्लियर है, तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बट आपने पीएचडी में एडमिशन लिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जो इससे एफिलेटेड है, तो पर मंथ उस स्टूडेंट को 40K गवर्नमेंट की साइड से एक स्कॉलरशिप मिलेगी, और ये मिलती है बेसिकली 5 साल तक पीएचडी होती है, तो 5 ईयर के ड्यूरेशन में, मतलब पर मंथ अगर 40K उसको मिलेगी, तो मतलब 4.8 लाख एक ईयर के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी गवर्नमेंट से। ये इसीलिए रखी थी गवर्नमेंट ने कि जब हम पीएचडी में हो जाते हैं तो घर वालों की भी डिमांड रहती है कि भी अब पीएचडी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत खुद का खर्चा भी करो, और बेसिक और भी नीड्स होती हैं, तो एटलीस्ट स्टूडेंट को ऐसे रहे कि हमें कुछ सैलरी मिल रही है एक तरीके से, तो ये इस वजह से रखी थी। तो मेन डिफरेंस ये है कि एलएस में कोई स्कॉलरशिप का सिस्टम नहीं है, ना कोई पीएचडी कर सकता। जेआरएफ है तो हम पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी अगर हमें नहीं करनी तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बट ये थोड़ा और अच्छे लेवल पे कंसीडर कर लिया जाता है कि इसका जेआरएफ क्लियर है तो इसको और अच्छी अपने सब्जेक्ट की डिटेल में नॉलेज है। तो ये था एलएस और जेआरएफ में डिफरेंस। ये सिर्फ एक पेपर में होता है, उस पेपर के मार्क्स के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है कि एक 200 नंबर का पेपर था, उसमें से 105 तो गई एलएस की कट ऑफ और 115 गई मान लो जेआरएफ की कट ऑफ फॉर जनरल। तो ऐसे ये मार्क्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ वेरी करती है सीएसआर नेट लाइफ साइंस में, ठीक है। और ये थे कि इसका आपका क्या फ़ायदा है और आपको आगे क्या करना है। अब ये पीएचडी में कैसे एडमिशन लेना है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चीज़ वेरी करती है। उसके बाद जैसे कि एक गेट के एग्ज़ाम के बारे में फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब ये गेट क्या बला है। तो गेट वैसे तो सुनने में आता है तो सीधा सबके दिमाग में आता है कि ये तो गेट तो होता है बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, बट ये गेट लाइफ साइंस के, फिजिकल साइंस के ये स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि गेट में भी काफ़ी टाइप्स हैं। सो जो कुछ बेसिक टाइप हैं जैसे गेट बायोटेक, गेट बीटी नाम से है एक है गेट एक्सेल, एक गेट ईसी इकोलॉजी, इसमें सारी डिटेल जितनी भी इकोलॉजी है वो सब आ जाती है। एक्सेल में लाइफ साइंस, बीटी में बायोटेक का बेसिकली पोर्शन। इनका सिलेबस आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इनमें क्या होता है, इसके अंदर होता है कि गेट एक्सेल की बात करूं, मैं यहाँ पे गेट एक्सेल को ही डीपली एक्सप्लेन करूँगी, इन चीज़ों को आप अलग से देख लेना। और एक्सेल की बात करें तो इसमें आता है 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड, मतलब इसमें 100 नंबर का पेपर होता है, 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स का होगा केमिस्ट्री, और बाकी 30 मार्क्स का और 30 मार्क्स के 2 लाइफ साइंस के पोर्शन। क्योंकि इसमें होता है, ये दोनों तो कंपलसरी हैं। लाइफ साइंस के पोर्शन में आता है बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेम, माइक्रोबायो और फूड टेक। इन 5 सब्जेक्ट्स में से ये सारे पोर्शन 30 मार्क्स के हैं। स्टूडेंट्स को कोई भी 2 पोर्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। मान लो आपने यहाँ पे कोई भी 2 पोर्शन जो सेलेक्ट किए वो बॉटनी एंड जोलॉजी कर लिया, तो वो 30 मार्क्स के हैं। यहाँ पे जो इसकी इसमें ऐसे होता है कि एक तो अच्छी रैंक के लिए हमें ये एग्ज़ाम देना है, या फिर हमें जस्ट ये क्वालिफाई करना है। ये अभी तक इसका जो कट ऑफ लिस्ट है जनरल के लिए, ये क्वालिफाई स्टूडेंट्स कर लेते हैं 100 में से 34 to 38 मार्क्स तक जिसके आ गए उसका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई का ये फ़ायदा है, आप अपने रिज्यूम में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, यू क्वालिफाइड द गेट एक्सेल एग्ज़ाम। और अगर आपको अच्छी रैंक लेनी है तो अच्छी रैंक के लिए 100 में से 70 या 65 इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा है, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं बीएससी के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, और आप एमएससी के बाद भी एग्ज़ाम दे सकते हो। जो सीएसआर नेट थी उसकी एज लिमिट थी 28, गेट की मैंने एज लिमिट चेक नहीं की, सॉरी। और इसमें जो बीएससी के स्टूडेंट है, जो सीएसआर नेट का एग्ज़ाम था, मान लो आपने वो क्लियर कर दिया अपनी एमएससी के फर्स्ट ईयर में, तो वो एग्ज़ाम कहते हैं ना कि वैलिडिटी है, वो आपने जो क्वालिफाई करके एक सर्टिफिकेट आपको मिला वो वैलिड रहेगा 2 साल तक। आप 2 साल के अंदर अंदर किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो। जो गेट वाला एग्ज़ाम है इसमें आपने अच्छी रैंक ली तो उसकी जो आपकी सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहती है 3 ईयर्स के लिए। मतलब आपने विद इन 3 ईयर्स उस गेट की सर्टिफिकेट को यूज़ करके
कहीं एडमिशन लेना चाहा तो आपको मिल जाएगा। इसीलिए गेट को बेसिकली, जैसे क्योंकि ये बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, हम बोलते हैं ना इंजीनियर स्टूडेंट्स देते हैं, तो बीटेक वाले स्टूडेंट अगर गेट वाला एग्ज़ाम दे और अब उनकी क्लियर हो गया, अच्छी रैंक आ गई, तो वो किसी अच्छे एमटेक के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी के थ्रू, और इंटीग्रेटेड इनको पीएचडी करने का मौका भी मिल जाएगा आफ्टर एमटेक। और जो बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका इन केस एग्ज़ाम अच्छी रैंक से क्लियर हो गया, मान लो किसी स्टूडेंट की 10 रैंक आ गई कि उनको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बट ये बीएससी का स्टूडेंट वो अच्छी यूनिवर्सिटी सिर्फ कंसिडर कर सकता है अपनी पीएचडी के लिए। उसको पहले एमएससी करना होगा, एमएससी के बाद जैसे 2 साल एमएससी में चले गए, अभी भी 1 साल तक वो उसका कार्ड वैलिड है, तो वो उस 1 साल में कहीं अगर रिसर्च में उसको जाना है तो अपने उस स्कोर कार्ड को यूज़ कर सकता है अपनी पीएचडी के लिए, ठीक है, एक किसी अच्छे आईआईटी कॉलेज से। उसके अलावा जैसे कि ये गेट की इतनी ही बात थी। गेट से रिलेटेड जैसे कि एक और एग्ज़ाम आता है बार्क। ये बार्क क्या होता है, उसमें आप अपना जो गेट का स्कोर कार्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। बार्क का मतलब है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इस बार्क के एग्ज़ाम में क्या होता है, ये अगर आपका जैसे इसमें ये होता है कि अगर क्वालिफाई हो गया तो उसमें से कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का फिर होगा इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में ओनली 7 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, जिसको कुछ टाइम पीरियड के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग में 53K उनकी सैलरी होगी। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको डायरेक्ट साइंटिस्ट की जॉब मिल जाएगी, जिसकी सैलरी होती है 93K या 95K डायरेक्ट, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम की मिस्ट्री क्या है, जैसे कि सीएसआईआर और गेट का सिलेबस भी अवेलेबल है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। बात का आपको ना तो सिलेबस मिलेगा वेबसाइट पे, ना इसके पास्ट ईयर पेपर मिलेंगे, ना आपको ये पता चलेगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। इसकी वेबसाइट पे सारी बातें इन्होंने छुपा रखी हैं, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। बट मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, इसमें जो सिलेबस है वो सीएसआईआर नेट गेट जो आप एमएससी के टाइम पढ़ते हो, मतलब बिल्कुल बेसिक बातें भी हैं, एवरेज भी हैं, डिटेल भी हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे सीएसआर वगैरह में क्या होता है, कुछ यूनिट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं या क्वेश्चन का लेवल कुछ हमें पता चल जाता है। बार्क में ये है कि वही है, हमें जैसे सीएसआर में जो इम्पोर्टेंट लगता है वो चीज़ें तो पढ़नी ही पढ़नी है, बट बार्क में ये होता है कि हमें ओवरऑल अगर सभी चीज़ों की अच्छी नॉलेज है कि हमने बैचलर्स में क्या पढ़ा था, जो हमने एमएससी एंट्रेंस के टाइम जो प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस की, बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी। गेट में क्या है, लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो हमें उस चीज़ का भी पता होना चाहिए। सीएसआर में थोड़ा सा और अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, डीप में चीज़ें, मतलब बेसिक बातें हैं उनका थोड़ा और डीप में हम देखना चाहें तो वो क्या होगा उसका रिजल्ट। तो ये बात ओवरऑल जितने भी एग्ज़ाम है ना लाइफ साइंस से रिलेटेड, हमने क्या बैचलर्स में दिया, क्या मास्टर्स में किया, क्या हम पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओवरऑल ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेता है, क्योंकि ये एक काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम है। मतलब सीधा हमें अगर साइंटिस्ट की जॉब मिलेगी तो फिर क्यों नहीं इतना ये हार्ड हो, मतलब हार्ड नहीं है, बस इसका सिलेबस भी नहीं है, पास्ट ईयर पेपर भी नहीं है, बाकी इसके बारे में हमें पता नहीं चलता कहीं से। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बता देते हैं, तो मैं भी आपको एक इसकी बार्क की एक वीडियो लेके आऊँगी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कभी फ्यूचर में आपका काम पड़े तो देख लेना, आपको अपडेट मिल जाएगा यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। तो ठीक है, ये बार्क के बारे में थे। और बार्क का एग्ज़ाम हम एमएससी कंप्लीट होने के बाद ही दे सकते हैं, ड्यूरिंग एमएससी ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और बार्क में एक और चीज़ अच्छी क्या होती है, बार्क जैसे सीएसआर में था ना ओनली एलएस ओनली जेआरएफ, या फिर एलएस और जेआरएफ दोनों, ऐसे जो बार्क है ये क्या करवाता है कि आपको बार्क की जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसको, अगर एक ऑप्शन है कि बेस्ड ऑन ओनली गेट स्कोर कार्ड, मतलब गेट के स्कोर कार्ड को आप बार्क में यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके गेट में 70 मार्क्स आए, तो आप ये सोचो कि मेरे तो भाई काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, मेरा तो चांसेस है बार्क में हो ही जाएगा। तो एक तो ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं, एक आएगा कि ओनली बार्क एंट्रेंस के मार्क्स, कि आपको लगे नहीं मेरे तो 20 मार्क्स आए थे, कोई मतलब ही नहीं है इसको तो रखने का, तो मेरे को सिर्फ मेरे बार्क के एंट्रेंस पे ही डिपेंड होना है। एक आता है कि इंक्लूड बोथ गेट एंड बार्क, मतलब अगर जिसमें भी जो भी अच्छी परफॉर्मेंस है आप किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो हमें यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता कि कौन सी चीज़ हमारे कहाँ काम आ जाए, ठीक है।
तो हम हमारे गेट के स्कोर को अच्छा कर सकते हैं और बार के स्कोर को भी अच्छा, क्योंकि हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारा एक अच्छा रिज़ल्ट वहाँ पे बन जाए। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात थी। इसका सिलेबस है नहीं कहीं, हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो यही हमारी एमएससी को और सीएसआर नेट के सिलेबस को अच्छे से करें, और कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स हैं जो एक स्पेसिफिक बार्क की जो वीडियो आएगी उसमें उन चीज़ों को अच्छे से कवर किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो एक और एग्ज़ाम है लाइक ICAR, ICMR, DBT, और उनके अलावा और भी कुछ कुछ एग्ज़ाम्स हैं, मतलब आपको काफ़ी लिस्ट मिल जाएगी। आप गूगल पे, यूट्यूब पे विज़िट करते रहा करो, आपको काफ़ी लिस्ट मिल जाएंगी लाइक ICAR, ICMR, इन सब का भी यही फ़ायदा है। इन सब में ओवरऑल क्या है, अगर आपको इन लैब्स में जॉब करनी है तो जॉब कर सकते हैं, आपको PhD करनी है तो PhD में भी जा सकते हैं। इनमें स्कॉलरशिप का बस थोड़ा वेरी करता है, लाइक CSR में थी 40K, गेट में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो है 30K, और मेरे को अच्छे से याद नहीं है बट आई थिंक ICAR में 25K या 20K मिलती है। तो इनमें जो मेन डिफरेंस आ जाता है वो इनकी स्कॉलरशिप का मेन डिफरेंस आ जाता है। तो ये सब बातें थी कि ICAR क्या है और CSR क्या है, CSR नेट क्या है, LS JRF गेट क्या है, हमें क्यों देना चाहिए, बार्क क्या है। तो ये सारे कुछ कुछ एग्ज़ाम्स हैं, और इन सब के बारे में डिटेल आपको यूट्यूब पे भी आजकल काफ़ी सारी वीडियोस है, मैं भी अपडेट्स देती रहती हूँ। ऑफिशियल NTA की वेबसाइट से जाके भी आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से वहाँ पे मिल जाएंगी। और उनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन, जैसे कि स्टूडेंट पूछ रहे थे मैम बुक्स, तो बुक्स वही हैं कि अगर आपको खुद पे ऐसे लगे कि मैं कोई अच्छी बुक से पढूं, लाइक एक तो जैसे पाथ फाइंडर है, पाथ फाइंडर में चीज़ें डिटेल में नहीं, मतलब ऐसे है कि जैसे हम बोलते हैं ना ऑथेंटिक बुक्स, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ सेल बायोलॉजी का कूपर, अगर सबने कूपर, कार, ब्रूस एल्बर्ट सुना हो, ब्रूस एल्बर्ट जैसे सबसे अच्छी बुक है। अब जैसे मैंने बोल दिया, बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये बुक्स का भी उनको पता नहीं होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता है, उन्होंने बुक्स भी देखी हैं, PDF मिल जाते हैं इन बुक्स के। PDF की क्या वो होगी वेबसाइट, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी, लिंक फॉर द लिंक टू डाउनलोड द PDF फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट्स। तो आप वो दो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उन दो लिंक से आप अपनी बुक्स को ढूंढ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में कुछ कुछ ग्रुप्स हैं लाइक लाइफ साइंसेज बुक्स नाम से, उनको ज्वाइन कर लो तो आपको सारी बुक्स वहाँ पे अल्टीमेटली मिल जाते हैं। आप मेरा भी ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, कोई बुक की डिमांड करोगे तो उनकी PDF मैं भी मेरे ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। तो ये है कि हमसे वो बुक पढ़ी जाती है, हमने सिलेबस देखा, शुरू से लेके एंड तक वो बुक नहीं पढ़नी होती। मान लो सिलेबस में लिखा है सेल बायोलॉजी में कि सेल साइकिल, मियोसिस एंड माइटोसिस, तो हमें सेल साइकिल बिल्कुल शुरू से नहीं उठानी, हमें सीधा माइटोसिस और मियोसिस का जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, उसको पढ़ना है। तो ऐसे हमें जो ये बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं इनकी सिलेबस से सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ती है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं तो उनका एनालिसिस करना पड़ता है। यूट्यूब वगैरह पे किसी ने कुछ अच्छी सजेशन वीडियो बना रखी हैं तो उन वीडियो को हम देख सकते हैं। और उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, मुझे मेल करके, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ के, उन सब जगह भी आप वो सारी बातें पूछ सकते हैं। PM पूजा 83 ये क्या है, ये मेरी मेल ID है, आप इसको इस पे भी मेरे को मेल कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी कि जो एक MSc का स्टूडेंट आगे अपनी प्रिपरेशन के लिए शुरू करता है, और इन सब की प्रिपरेशन हमें अपनी ड्यूरिंग MSc कर देनी चाहिए, क्योंकि तब हम चीज़ों को शुरू करते हैं, क्योंकि श्योर नहीं होता कि एक अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा, और हम कितना उस चीज़ में फोकस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम शुरू से उन चीज़ों की तैयारी शुरू कर दें तो एक तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हम सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हमें कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं, हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो हमें खुद का एक पता चल जाता है, और खुद के बारे में पता होना ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स को खुद को ये नहीं पता होता कि मैं एक्चुअली क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। भीड़ को देखा उसी साइड हो गए। आपको, मेरे को जैसे माइंड में है, मेरे को रिसर्च फील्ड में फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है, आगे हो जाएगा तो मैं आगे कभी अप्लाई कर दूँगी। वैसे अगर आपको ये माइंड में क्लियर है कि आपको टीचर बनना है, आपको पढ़ाई नहीं करनी, आपको रिसर्च में जाना है, आपको किसी फैक्ट्री में काम करना है, किसी कंपनी को ज्वाइन करना है,
तो वो आप उस चीज़ को पहले से डिसाइड कर लेना, ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कोई भी एमएससी स्टूडेंट अगर इन सब एग्ज़ाम्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिविल सर्विस वगैरह में जाना चाहता है, तो यूपीएससी में अपना बॉटनी, जूलॉजी या जो भी सब्जेक्ट था उसको मेन सब्जेक्ट कंसीडर करके अपने उन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकता है। बट खुद को धोखा मत देना कि आपको जाना यूपीएससी में है, आप पढ़ सीएसआईआर कर रहे हो। जिस चीज़ में आपको जाना है उसी चीज़ को टाइम दो, तो आपकी सारी चीज़ें टाइम पे अच्छे से होंगी। एटलीस्ट अच्छे से नहीं होंगी तो माइंड में एक इमेज क्लियर रहेगी आगे आपको क्या करना है। ये कुछ कुछ जनरल चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पे इंक्लूड करनी थी, क्योंकि मैंने पर्सनल मैसेज में ये बात कोई 50 बच्चों को बता दी थी। तो अभी भी किसी बच्चे को इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके अलावा उनको और किस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कोई भी और बात रह गई हो तो आप मुझसे बेझिझक उस चीज़ को पूछ सकते हैं। इनसे रिलेटेड और अपडेट्स मैं रेगुलर डालती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। कुछ भी पूछना हो मेल कर लो, टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ या कमेंट कर दो, ठीक। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।